नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए एकांकिका। एकांकी का नाम है मकड़ी का झाला और जिसके रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो इनकी एकांकी जो है ये मकड़ी का झाला एक मानसिक भावना पर जो लिखा गया है। आप एकांकी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का परिचय क्या है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1911 खुर्जा बुलंदशहर जिला है और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई थी और प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार ने इनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर इनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इनका किस प्रकार से जीवन काल रहा। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही AIR का नामकरण आकाशवाणी किया था, जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टेलीविज़न उन्हीं के ज़माने के में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। माथुर साहब ने टीवी का नाम दूरदर्शन रखा था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए थे। सुमित्रानंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था। ये महत्वपूर्ण बात है कि दूरदर्शन का जो नाम दिया है वो जगदीश चंद्र माथुर का ही दिया हुआ है। अध्ययन काल से ही उनका लेखन प्रारंभ होता है। 1930 में 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक हैं, कौन से छपे थे? चांद, रूपाब पत्रिकाओं में न केवल छपे बल्कि इन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भाग भी लिया था। भोर का तारा में संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई। इनके बाद की रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती गई। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद की परंपरा से अलग हटकर प्रयोगशील नाटक लिखने की पहल जगदीश चंद्र माथुर ने अपने अप्रतिम नाटक कोणार्क से की थी। वे एक सिद्धहस्त एकांकीकार थे। उनकी प्रयोगशाला का सफल प्रमाण यही है कि उनके संपूर्ण नाटक कोणार्क में एक भी नारी पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक बेहद सफलतापूर्वक मंचित होकर दर्शकों का चहेता मंच नाटक बन गया। आज भी वह कई संदर्भों में चर्चा का केंद्र बना रहा। यह मामूली बात नहीं, क्योंकि कोणार्क नाटक की रचना आज से लगभग 6 दशक पहले हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर के प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता है। कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन इनके द्वारा रचित नाटक और रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह है। पहला एकांकी इनका है मेरी बांसुरी 1936 में मेयोर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ है और तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था मेरी बांसुरी का। इन्होंने अपनी एकांकियों की कथा वस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन की नवीन समस्याओं के बीच से किया है। भोर का तारा एकांकी में कवि शेखर की भावुकता, पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी प्रारंभ से मिलता है, परंतु समसामयिकता को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह है उनके नाटकों में है। उनकी रचनात्मकता संभावना का प्रमाण कोणार्क में है। फिर यह संवेदना भोर का तारा से लेकर पहला राजा इनका जो एकांकी है में कमोबेश में मिलती है। भाव प्रपन्नता, तथागत सभ्य कहलाने वाले नाटकों पर व्यंग्य है। इनमें अभिनयशीलता मिलती है और यथार्थवाद माथुर जी के द्वारा रचित एकांकियों की कथित विशेषताएं हैं। और इनका निधन 14 मई 1918 में नहीं हुआ, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 1918 में हुआ था, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है इसमें।
फिर इनका एक जो हम एकांकी पढ़ने जा रहे हैं, मकड़ी का जाला, वास्तव में है क्या? इसका थोड़ा सा सार है। जब भी आप एकांकी को पढ़ें, आपको कई बार प्रसंग समझ में नहीं आता तो उसकी आप सार को पढ़ लें। सार को पढ़ने से तुरंत वो कथा समझ में आ जाती है कि यह जगदीश चंद्र माथुर का ऐसा एकांकी है, मकड़ी का जाला, जो मनुष्य के अंदर के संघर्ष को बड़ी खूबी से उभारता है। इसमें क्या है कि भोलानाथ है वो एक धनी व्यक्ति है जो चंद्रभान नामक युवक को अपनी प्रतिष्ठान में नौकरी देना चाहता है। चंद्रभान नामक का युवक है और उसको वो नौकरी देना चाहते हैं। चंद्रभान, लेकिन एक चंद्रभान है वो एक कवि है, मन को सात्विक और ईमानदार व्यक्ति है। कभी भोलानाथ भी ऐसा ही था जैसा चंद्रभान दिखाया गया है अब, और पहले भोलानाथ भी ऐसे ही व्यक्ति हुआ करते थे। वह चंद्रभान को समझता है कि जीवन में पैसा कमाना, समझाता है कि जीवन में पैसा कमाना सबसे बड़ा काम है, लेकिन वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसके प्रतिष्ठान में आने का अर्थ है कि मकड़ी के जाले में फंसना, यानी कि इसमें तुम आए हो, चंद्रभान को कहता है, तो इसका अर्थ क्या है कि तुम इस मकड़ी के जाले में फंस गए हो, जिससे निकलना बहुत कठिन है। भोलानाथ चंद्रभान को स्थिति से वाकिफ करवाता है। चंद्रभान कहता है कि वो कुछ दिन सोच कर बताएगा और चला जाता है। चंद्रभान के बाद में भोलानाथ की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है कि वो कैसे उस भोले भाले कवि को डराता है। वह अवचेतन का द्वंद्व उसे लताड़ता है कि उसने मकड़ी का जाला स्वयं बुना है और स्वयं उसने फंसा है। वह भी कभी गीत संगीत का प्रेमी था, उसका मन भी सात्विक भावों से भरा था। उसका अवचेतन भी उससे इतना धिक्कारता है कि वह कह उठता है कि भोलानाथ अपने ही मन को कह देता है कि चंद्रभान तू इस जाल में मत फंसना, जो मकड़ी का जाला जो मेरी प्रतिष्ठान है, तो इसमें मत फंसना, ये उसका मन कहता है भोलानाथ का। किंतु नाटक में नाटकीयता का चरमोत्कर्ष तब आता है जब चंद्रभान उसे नौकरी स्वीकार करने आ जाता है। तब यह क्षण भोलानाथ के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है कि उसने अपनी कविता का त्याग करके वो इस प्रतिष्ठान पर नौकरी स्वीकार कर लेता है। पर नियति के आगे सब विवश हैं। एकांकी में भोलानाथ के अंतर्द्वंद को बड़ी कुशलता से रूपायित किया गया है। एकांकी नाटकीयता से भरपूर है। एकांकी में दर्शकों अथवा पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है। दरअसल कहीं ना कहीं एकांकी भावों से ग्रस्त युवा वर्ग की कलात्मक अभिरुचि के नष्ट होने के पीछे की स्थितियों को भी रेखांकित करता है। कोई भी अपने सपनों को नष्ट नहीं करना चाहता, मगर व्यवस्थागत त्रुटियों और व्यवस्था जन्य परिस्थितियों के कारण बेरोजगार युवा अपने सपनों से समझौता करके यांत्रिक दुनिया से स्वयं को यांत्रिक बनाने के लिए झोंक देता है कि कोई नहीं चाहता कि उसमें जो कला है या उसमें कुछ सात्विकता है उसको नष्ट करना, लेकिन इस यंत्रणावादी जो जीवन शैली है इसमें अपने आप को झोंकना पड़ता है। इसी का नाम है मकड़ी का जाला। जिसमें पात्रों के यदि नाम पूछा जाए तो एक है भोलानाथ, फिर एक उसका क्लर्क है, एक चंद्रभान जो कि नौकरी मांगने के लिए आता है, एक छाया मूर्ति है, एक दृश्य आवाज है जो कि उसके अवचेतन मन का प्रतीक है भोलानाथ की। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि स्टार ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर है। ये नाम आप ध्यान में रखना कि छोटे प्रश्नों में ये नाम आ जाता है कि एक स्टार ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हैं भोलानाथ का घर का ऑफिस, जो कभी कभी सीटिंग रूम का भी काम देता है। कमरा उसी तरह से सजा हुआ है जैसे एक उनसे तनख्वाह पाने वाले अधिकारी का कमरा होता है, जिसे मकान सजाने का कोई खास शौक नहीं है। सामने दीवार पर दाहिनी और खिड़की में एक नीला पर्दा है। तरह तरह के कैलेंडर इस तरह से टंगे हुए हैं कि मानो ये घोषणा कर रहे हैं कि भोलानाथ इतनी सारी कंपनियों की हिस्सेदारी है भोलानाथ की। उसमें घड़ी भी है, पालिशदार अच्छी कुर्सियाँ मेज हैं, उन पे अच्छे कवर लगे हैं। भोलानाथ है वो एक ऑफिस चेयर पर बैठे हुए हैं, हाथ में सिगरेट है, दाएं हाथ में एक फाउंटेन पेन है उनके,
और उम्र होगी उनकी तकरीबन 45 वर्ष उनकी उम्र है। माथे पर झुर्रियाँ हैं, चेहरे पर व्यावसायिकता और अनुभवशीलता भी टपकती है कि कितना अनुभव इन्होंने लिया है। और पास में एक क्लर्क खड़ा है जो उनको कुछ कागज दिखा रहा है। फिर भोलानाथ उसको डांटता है, क्लर्क को कहता है कि कुछ और कागजात है क्या? थोड़ी देर में रेडियो मार्केट की रिपोर्ट आती होगी, मुझे उससे सुनना है। क्लर्क कहता है कि नहीं, कागजात तो यहीं खत्म हो गए, लेकिन आपसे कोई मिलने आया है। पूछता है कौन है? कि एक चंद्रभान नामक का एक व्यक्ति है जिन्हें आप कंपनी की कानपुर वाली एजेंसी में असिस्टेंट मैनेजर बनाने का विचार कर रहे थे, वही व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, क्लर्क उसको बताता है। फिर वो भोलानाथ कहता है कि हाँ, वही कॉलेज का निकला हुआ नौजवान है, अभी अभी आया है और उसे जरूर बुलाओ। थोड़ी देर के लिए कब घड़ी देखता है क्योंकि उसके टेलीविजन में उसको वो न्यूज़ देखनी थी। फिर अच्छा आदमी है, स्मार्ट है, कंपनी के लिए काम भी अच्छा करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये ख्वाबी दुनिया का व्यक्ति जान पड़ता है कि ये जैसे कवि कुछ है, ये लेखक है, साहित्यकार है, समझे हुए हैं कि जिंदगी में शायरी भी जरूरी है। फिर हंसता है खुद, इसलिए बुलाया है कि इसको कुछ असलियत का ज्ञान हो सके तो बता दिया जाए। और मुझे भी बड़ा लुत्फ आता है ऐसे नौजवानों को ठोस दुनिया से टकराते देखकर कि अभी इसके सामने पूरा संसार पड़ा है, कमाने के लिए जिम्मेवारियां उसके सामने आएंगी। तो इसी बीच में क्लर्क बुलाता है तो भोलानाथ के सामने वो आकर बैठ जाता है। एक गोरे रंग का सुशील लड़का है, चंद्रभान और हुस्ट पुष्ट है, निर्मल युवक है, जिसके चेहरे से बुद्धिमता टपकती है। बिल्कुल आशा आकांक्षा उसके चेहरे से ही पता चलता है, लेकिन भोलानाथ उसको देखकर बताता है। भोलानाथ कहता है कि सिगरेट के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है कि मैंने अभी ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है। लेकिन भोलानाथ उसको क्या कहता है कि मेरा तजुर्बा है कि अलावा सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन की खातिर भी सिगरेट पीना कभी कभी जरूरी हो जाता है। चंद्रभान कहता है कि हाँ, मैंने देखा है कि बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो स्मोक करते हैं, लेकिन मैं नहीं पीता। फिर भोलानाथ उससे पूछता है कि आपने क्या अनुमान रखते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए? तो चंद्रभान कहते हैं कि अरमान किसके नहीं होते, इच्छाएं किसकी नहीं होती, लेकिन आपकी मेहरबानी रही तो मैं शायद उन्नति कर सकता हूँ। फिर उन्नति के लिए क्या तो साधन जरूरी हैं? तो भोलानाथ कहता है कि जो उन्नति के लिए जो साधन जरूरी है, क्या तुम उस पर अमल करना शुरू कर दोगे? फिर भोलानाथ उसके सर्टिफिकेट देखता है। वो कहता है कि मैंने आपको सर्टिफिकेट देखते हुए रखा है कि नए आदमियों को मैं मौका देना चाहता हूँ, और जो उनमें जो जोश होता है काम के लिए उतने शायद पुराने लोगों में नहीं होता। तो आपको एक कानपुर की असिस्टेंट मैनेजर का जिम्मेदारी सौंपता हूँ। फिर चंद्रभान कहता है कि मुझे आप आभार व्यक्त करता है, लेकिन भोलानाथ उसको एक सीख देता है। क्या सीख देता है? कि आपको सीख देना रहूँगा, इसलिए तो आपको बुलाया है कि इत्तजा आज ही कर दीजिए। आप जैसे नौजवानों को मुझे राह दिखाने में बड़ा संतोष मिलता है, लेकिन एक शर्त है। तो चंद्रभान उस शर्त को पूछता है कि यदि अगर आप रंगीन चश्मे पहनने के आदी हैं तो उन्हें उठा दीजिए, खुली धूप में नंगी आंखों से चीज़ों को देखने की आदत डालिए। हालांकि उसका जो भाव है भोलानाथ का, रंगीन चश्मों से यानी कि वास्तविकता को आप नहीं देख पाते। एक साहित्यकार को आप एक ख्वाबी दुनिया में उड़ते रहते हैं, तो आप वास्तविक धरातल की बातें करें तो बेहतर होगा। तो सुनिए, उन उमंगों को आपको साथ छोड़ना होगा, यानी कि कविता करना आपको छोड़ना होगा। लेकिन चंद्रभान बहुत समझाता है कि इस पर मेरे काम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हवा से हिलती पत्तियों की मैं पुकार सुनता रहूं, चांद से हथेलियां करता रहूं, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं अगर मैं प्रकृति के साथ अपनी वार्तालाप करता हूं। भोलानाथ कहता कि अगर मेरी जगह कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो आपको इस जगह पर बैठने भी नहीं देता कि आप कौन सी हवाई दुनिया में वार्तालाप करते हैं। तो चंद्रभान इससे क्षमा मांगता है। भोलानाथ फिर बोलता है कि मैं आपसे नाखुश नहीं हूँ, ये मत समझना कि मैं आपसे नाराज हो गया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि आप जैसे युवकों को मैं सही राह दिखला सकूँ। ये सब फिजूल हैं, छोटी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
कविता, प्यार गीत, छी तुम जानते हो जिंदगी के द्वार पर खड़े हो, तुम्हें वास्तविकता का सामना ही करने पड़ेगा। फिर वो चंद्रभान कहता है कि चलो मैं समझाता ही हूँ, हिचकता हुआ समझाता है। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं इस बात को समझता हूँ। भोलानाथ कहता है कि वह एक सुंदरी देवी है जिस प्रेम को पाने के लिए तुम पूजा करते हो, यही ना। जिंदगी तो एक कठोर मालिक की तरह है जिस दिल में दया नहीं, जो सिर्फ काम लेना जानता है, मिन्नतें जिस पर असर नहीं करती, रोने और गाने पर जो मोहित नहीं होता। मिस्टर चंद्रभान, तुम्हारा ताज्जुब हो रहा है। चंद्रभान कहता है कि मुझे आप जो बातें बता रहे हैं उससे मुझे डर लग रहा है। वो कहता है भोलानाथ, हाँ डरो, जरूर डरो, क्योंकि ये डर कर ही जीवन की गति को समझा जा सकता है। डरते हुए जीवन के जो राह पर जो तुम कदम बढ़ा रहे हो, तुम तभी संभलोगे जब डर कर जियोगे। रास्ते के फूलों से न मचलो, वह चाहे मस्त हो, तुम बेखबर न बनो, चिड़िया चाहे कितना चहकें, तुम उन पर कान न दो। मेरे दोस्त समझदार बनो, दूरदर्शी बनो। द वर्ड बिलोंग्स टू द प्रूडेंट। फिर तुम्हारा जो दिल है उसको भी तुम ध्यान में रखो कि तुम उसे अपनी मशीन का हिस्सा बना लो, कि जो सही गलत जो कल्पना में विचरण करता है उसको भी तुम अपने जीवन का हिस्सा बना लो, और बनाना ही पड़ेगा। भावुकता को दबाना पड़ेगा, तभी तुम उठ सकते हो। तो चंद्रभान सोचता है, कहता है कि मुझे इस विषय पर थोड़ा सा सोचने का समय दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भोलानाथ फिर कहता है कि आप बच नहीं सकते, जाला तन गया है रेशमी, रेशों से कुछ छुटकारा पाना मुश्किल है। आप तड़पिएगा, हाथ पैर पटकेगा, लेकिन बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये नामुमकिन है कि आप किस प्रकार से आप कंपनी के इन कामों में आप उलझ जाएंगे। फिर चंद्रभान माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, और वहाँ से चले जाता है। फिर भोलानाथ है वो गहरी सांस लेकर कहता है कि उस जाले की मकड़ी को मैं उस जाले की मकड़ी हूँ जो खूब तड़पेगा, खूब जोर लगाएगा, आखिर मुझसे बचकर तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। फिर रात का कीड़ा धूप में आ भटका, झुलस जाएगा, झुलस जाएगा। फिर इस प्रकार से चलता है। फिर रेडियो की आवाज़ें आती हैं जब वो न्यूज़ सुनता है कि हापुड़ा गेहूँ 3 रुपये किलो है, 10 आने हैं, बादों का 3 रुपये 10 आने हैं। इस प्रकार से वो एक मार्केट के रेट उनके चलते हैं, कपास का रेट चलता है। कभी दिल्ली की कभी आवाज़ें आती हैं, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, पेशावर से 7 आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मतलब बहुत सारी आवाज़ें इस कमरे में जान पड़ती हैं, जिसमें भोलानाथ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको शेयर मार्केट का उनको अपना रेट जानना होता है। फिर वो भोलानाथ देखता रहता है, सारा दृश्य थोड़ा परिवर्तित दिखाते हैं। तो कोई भी अंत में क्या है कि कोई शब्द न मिलने के कारण हम रेडियो से निकली हुई इस आवाज़ को अर्धचेतन कहेंगे, कि एक अचानक उसका मन बोलता है। भोलानाथ का अर्धचेतन उसको दिखाया गया है। खुश जीत, तुम समझते हो भोलानाथ कि तुमने एक और विजय पा ली है। उस एक नादान के सपनों को आपने भंग किया है। सुंदरता के मंदिर का एक रूपासक को तुमने भ्रष्ट कर दिया है। क्या तुमने अच्छा किया है? भोलानाथ ऐसे तेजता है कि एक बार कहता है कि तुम मुझसे कह रहे हो क्या? अर्धचेतन कहता, हाँ मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, ताजुब तो नहीं हो रहा? भोलानाथ कहता, ताजुब किस बात का करता, तुम जो कहना चाहते हो मुझे कहो। अर्धचेतन उसी का हम मन बोलता है भोलानाथ का, क्या सच ही तुम मेरी बात सुनोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। दिन में न जाने बार कितनी अनगिनत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कान नहीं देते, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते। तुम्हारे बाग में कामिनी के पेड़ अपने फूल गिरा गिरा कर मखमली घास पर सफ़ेद चादर बिछा रहे हैं। तब मैंने तुमसे कुछ कहना चाहा, लेकिन तुमने थोड़ी भी बात को नहीं सुनी। लेकिन सांझ के अंचल में पड़ी हुई पोखर के झरने को, आईने को देखकर मैंने फिर एक बात छेड़ी, लेकिन तुमने फिर मुझे झड़क दिया। उस दिन पहाड़ी की कंदराओं से निकलती हुए मैंने बंसी का स्वर मैंने तुम्हें सुनाना चाहा, लेकिन तुमने तो दामन छुड़ाकर भाग गए थे। लेकिन भोलानाथ कहता कि मैं तो कामकाजी आदमी हूँ, मुझे ये सब सुनने का समय ही नहीं है। अर्धचेतन फिर उसका चिल्लाता है उस पर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास इच्छा है, तीव्र लालसा भी है, लेकिन तुम अपनी अच्छाइयों को दबाते हो, अपनी जो तामसिक प्रवृत्ति है अपने पर हावी कर लेते हो। तुम उठते हुए तूफान को रोकने की चेष्टा करते हो, सागर की
ढलने वाली लहरों के आगे बांध लगाते हो। तुम्हें किस बात का घमंड है, यह सोचकर तुम्हें इसे ठान लिया है। भोलानाथ कहता कि तुम ये बातें किसे सुना रही हो, अर्धचेतन को कहता। लेकिन अर्धचेतन कहता है कि तुम्हें ये बातें सुननी पड़ेगी आज, क्योंकि आज तुम मेरे दास हो, क्योंकि वे लहरें तुम्हें अपनी भुजाओं में समेटकर ही दम लेंगी जिन्हें तुम अनसुना कर देते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीत हुई कोमल कल्पना की इस मूर्ति की तुमने हार कर दी, लेकिन यह बहुत ही गलत बात है। लेकिन भोलानाथ कहता है कि तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन बार बार अर्धचेतन है उसको धिक्कारता है भोलानाथ को, जो झूठ है। क्या कहता है भोलानाथ? अर्धचेतन क्या है कि सुन रहा हूँ मैं वही हूँ जो तुम एक दिन थे, जो तुम पहले थे। मैं अर्धचेतन वही यहाँ तुमसे बोल रहा हूँ। तुम बच नहीं सकते, मेरी बातें सुननी पड़ेगी। मकड़ी का जाला तन रहा है, तुम उसमें बेबस ही टंग रहे हो कीड़े मकोड़े की तरह। फिर भोलानाथ को लगता है ओह झूठ, मैं ऐसा नहीं था। मैं स्टार कंपनी ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, 20 कंपनियों का हिस्सेदार हूँ, स्टील कॉर्पोरेशन का मेंबर हूँ। भोलानाथ हूँ, मैं हूँ जिसने उन्नति और सफलता का जो आदर्श है वो समाज को दिखाया है। गरीबी की खंदक से मैं अमीरी की महल की चोटी तक पहुँच सका हूँ। मैं सफल हूँ, मैं असलियत को पहचानता हूँ। लेकिन अर्धचेतन कहता है कि तुम मुझे भूल चुके हो पापी, मैं वही हूँ जो बहुत साल पहले तुम थे। तुम्हारे मन में जो इतनी अच्छी जो निधि थी, दयालुता थी, तुमने सबको निकाल दिया। तुमने अपने मन से प्यार को निर्वासित कर दिया है। तुम समझे कि इन बहावों को बहाते हुए सदैव के लिए इसको दबा सकोगे। लेकिन भोलानाथ कहता है रुको रुको, क्या कह रहे हो? लेकिन तुमने न जाने बहाव रुकने पर झील बन जाता है, क्योंकि तुमने जो आज व्यक्ति के साथ किया, तुम भी तो बहुत साल पहले यही बनना चाहते थे। याद करो, अर्धचेतन कहता है कि भोलानाथ याद करो, 20 बरस पहले की बात है। तुम्हारे भी दिल था, तुम भी रो सकते थे, हंस सकते थे। तभी तो गाना सुना था, सड़क के किनारे शाम को घूमने जाते हुए उस छोटे से बंगले का स्वर सुना था। यानी कि तुम्हें वो सारे भाव थे। अब ना जाने इस ऊंची तरक्की में कहाँ खो गया है। फिर याद आता है कमला, याद आया वे अरुण अधर, वह नागनी सी वेणी, पहले बूझने वाली आंखें, वह कपोतनी सी गर्दन, तुम्हें याद आया है क्या? फिर अर्धचेतन में वापस उसका मन वहाँ घूमता है भोलानाथ का, तो उसको याद आता है कि हाँ वही मुस्कान याद आता है। भोलानाथ बोलता है कि कमला कमला ठहरो, मैं अभी चलता हूँ, ठहरो। लेकिन अचानक से वो स्वप्न टूट जाता है। कमरे में नीला प्रकाश है। मूर्ति जादू के तमाशे में एक पल में सब गायब हो जाते हैं। अब तो कमरे भर में वही साधारण पीली रोशनी है। उसी क्षण में वह गाने का स्वर है, न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। उस स्थान पर वही रेडियो पर वही खबरें आ रही होती हैं। लेकिन भोलानाथ अपने मन से चेताया जा चुका है। उसको समझ आती है कि मैं उस लड़के के साथ अन्याय कर रहा हूँ, कि मेरी ही अंतरात्मा मुझे दिखा रही है। इतनी देर में क्लर्क आता है, बताता है कि वो लड़का आया है जो कल आया था। भोलानाथ उसको बुलाता है कि हाँ तुम आ जाओ। फिर कहता है कि उसको बोल देना कि अगर वो नौकरी करना चाहता है तो कर ले। लेकिन भोलानाथ कहता है कि मिस्टर चंद्रभान से कह दो कि कल 10 बजे कंपनी के दफ्तर में आकर मिले, काम की तकलीफ समझा दी जाएगी। फिर कुछ आत्मविश्वास के साथ वो देखता है दबे पांव। फिर भोलानाथ फिर कहता है, हाथों पर सिर खिसकता है, मकड़ी का जाला कि मैंने किस प्रकार से व्यक्ति को उलझाना चाहा था। हालांकि उसका राह सही थी उसकी, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं जो 20 साल पहले था वो भी बने। फिर उसको एहसास होता है, उसका मन उसको धिक्कारता है कि किसी के सपनों को चूर चूर करना उचित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी से एकांकी है, आप भी इसको पढ़कर देखें। मकड़ी का जाला एकांकी सप्तक में है। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।